हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र के इस ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो साइमल्टेनियसली एआईक्यू और स्टेट दोनों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो कैसे हम बात करेंगे यहाँ पे कि हाउ टू मूव बिटवीन एआईक्यू एंड स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और स्टेट कोटा की काउंसलिंग, दोनों काउंसलिंग के रूल्स अलग अलग होते हैं। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके यहाँ दोनों जगह पॉसिबिलिटीज़ अच्छे कॉलेजेस के पाने की अच्छी पॉसिबिलिटीज़ अगर आपको एआईक्यू में भी और स्टेट काउंसलिंग में भी, तो ऐसे में किन किन फैक्टर्स हैं जिनको डिसाइड करके आपको कॉलेज को सेलेक्ट करना है या चूज़ करना है, और दोनों काउंसलिंग में एक साथ पार्टिसिपेट करते हुए भी कैसे डिसाइड करना है कि हम किस काउंसलिंग के थ्रू बेटर कॉलेज को ले सकें और कहाँ तक हमारे लिए ज़्यादा ऑप्शंस खुले रहेंगे ताकि हम बेटर कॉलेज की तरफ बढ़ सकें। और यहाँ पे मैं डिटेल्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस भी आपको दूंगा कि काउंसलिंग प्रोसेस की डिटेल्स क्या है, जिसकी वजह से आपके लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में कितने राउंड्स होते हैं। तो राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में टोटल 4 राउंड्स होते हैं। स्टेट की काउंसलिंग में ज़्यादातर में 3 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड स्टेट का। तो ऊपर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है और नीचे आपके स्टेट कोटा की काउंसलिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं जो नॉर्मल प्रोसेस है, वो ये कहता है कि सबसे पहले एआईक्यू का राउंड 1 होगा, फिर उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होना चाहिए। स्टेट के राउंड 1 के बाद फिर एआईक्यू का राउंड 2 होगा, इसके बाद फिर आपका स्टेट का राउंड 2 होना चाहिए, ठीक है। तो एआईक्यू का प्रोसेस इस तरह से चलेगा, राउंड 1, राउंड 2, स्टेट का चलेगा राउंड 1, राउंड 2 और फिर ये मॉपअप की तरफ बढ़ेगा। वैसे ही स्टेट के राउंड 2 होने के बाद डेट्स आती हैं एआईक्यू की मॉपअप की, और फिर उसके बाद ये मॉपअप की तरफ चला जाता है, इसके बाद स्टेट का मॉपअप और यहाँ पे लास्ट में एआईक्यू का स्टे वैकेंसी। समझने वाली बात ये है कि एआईक्यू राउंड्स का डेट जब भी आएगा, 15 तारीख जो थी वो फेक नोटिस है, उसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब भी कोई भी डेट्स आती हैं एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपडेट हो जाता है, हम भी उसको वीडियो बना के आपको अपडेट कर देंगे। किसी भी फेक नोटिस पे बहुत ज़्यादा कमेंट करने की या बात करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तभी आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा डिसीजन लेने के लिए, चॉइस फिलिंग करने के लिए, तो उसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि एआईक्यू का पूरा काउंसलिंग शेड्यूल आ जाता है राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप और स्टे का। हालांकि कई बार ये भी देखा गया है कि राउंड 2 होने के बाद फिर जो एक शेड्यूल था उस शेड्यूल में चेंजेस आ गए, मॉपअप राउंड को और पीछे शिफ्ट कर दिया गया और आगे की डेट्स में, ऐसे ही स्टे वैकेंसी राउंड को भी और आगे की डेट्स में शिफ्ट कर दिया गया। तो एक कोई अगर काउंसलिंग शेड्यूल आ जाता है तो उसमें भी लगातार चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ऐसा नहीं कि अगर कोई काउंसलिंग शेड्यूल आ जाता है तो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिसकी वजह से डेट्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। उसी तरह से स्टेट का भी, जब किसी भी स्टेट का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, स्टेट का भी एक बार में डिक्लेयर होता है राउंड 1 की डेट्स, राउंड 2 की डेट्स और मॉपअप राउंड की डेट्स, और इसमें भी चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। बट एक जनरल टेंडेंसी ये देखा गया है कि हमेशा स्टेट, ऑल इंडिया के राउंड 1 के बाद स्टेट का राउंड 1, ऑल इंडिया के राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में जो टाइम रहता है उसमें आपका स्टेट का राउंड 1 हो जाता है। वैसे ही ऑल इंडिया के राउंड 2 और मॉपअप के बीच में जो टाइम रहता है उसमें स्टेट का राउंड 2 हो जाता है। और इसी तरह से काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। इस फ्लो चार्ट से आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एआईक्यू के राउंड में रूल्स में और स्टेट काउंसलिंग के इन राउंड्स के रूल्स में क्या क्या अंतर है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है एक काउंसलिंग से दूसरे काउंसलिंग में मूव करने में या वापस उसी काउंसलिंग में आने में। अब थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। वीडियो भले ही लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। जो लोग भी वीडियो को एंड तक देखेंगे वो इन्फॉर्मेशन लेके ही जाएंगे। और अगर आप काउंसलिंग के प्रति सच में थोड़ी सी जागरूकता रखते हो, काउंसलिंग थोड़ा सा बेटर तरीके से समझना चाहते हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पेड काउंसलिंग सर्विसेज अगर अवेल करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी। और जिस भी काउंसलर से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक सिंगल काउंसलर नहीं है, आई एम नॉट द ओनली वन काउंसलर, हमारे पास प्लेंटी ऑफ काउंसलर्स हैं, तो आप किसी भी काउंसलर के थ्रू अपनी काउंसलिंग को प्रोसीड करवा सकते हो और बेटर तरीके से इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। अब अगर हम बात करें एआईक्यू काउंसलिंग की, एआईक्यू काउंसलिंग के अलग अलग राउंड्स में, राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, मॉपअप हो गया और स्टे हो गया। अब इनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि राउंड 1 से पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है और आपको पे करना होता है सिक्योरिटी अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट। अब ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये होता है 10,000 फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस,
और 5000 होता है, 5000 होता है फॉर ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। तो 5000 और 10,000 का आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है AIQ राउंड 1 से पहले जो सबमिट हो जाता है। अब बात करते हैं राउंड 1 में आपने चॉइस फिलिंग किया, आपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया, चॉइस फिलिंग किया और आपने रिजल्ट का वेट किया। जब आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाता है, जब आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपके सामने दो ऑप्शंस रहते हैं। रिजल्ट आने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो आपको रिजल्ट का काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा राउंड 1 का, या तो आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अलॉटेड या नॉट अलॉटेड, या तो कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा। अगर आपको मान लो कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गए ऑल इंडिया के। आपकी सिक्योरिटी मनी सेफ है, सारी चीज़ें सेफ हैं। राउंड 2 में आके आप फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये उस कंडीशन में है जब आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो। अगर मान लेते हैं आपका कॉलेज अलॉट हो गया, ध्यान से सुनिएगा, कॉलेज अलॉट होने के बाद आपके सामने फिर दो ऑप्शन है। कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद आपके सामने फिर दो ऑप्शन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है आपके लिए कि आप उसको फ्री एग्जिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फ्री एग्जिट कर सकते हो। या एक दूसरा है कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। फ्री एग्जिट कर सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो। फ्री एग्जिट का मतलब यह है कि आपने कॉलेज को ज्वाइन ही नहीं किया, तब भी अब राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो और आपकी सिक्योरिटी मनी सेफ रहेगी। अगर आप कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हो, ज्वाइन करने का मतलब यह है कि आपको कॉलेज में फिजिकली जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको अपना एडमिशन प्रोसेस खत्म करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, फीस सबमिट करनी पड़ेगी और फिर आपको कॉलेज ज्वाइन हो जाएगा। और इसके अलावा भी ज्वाइन करने के बाद भी आप चाहो तो अपनी काउंसलिंग यहीं पर खत्म कर सकते हो, मतलब फर्दर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। या आपके सामने एक और ऑप्शन है कि आप राउंड 2 में जा सकते हो फॉर अपग्रेडेशन। तो राउंड 2 में कौन कौन से कैंडिडेट्स आते हैं? 3 तरह के कैंडिडेट्स आते हैं राउंड 2 में, जिनको नॉट अलॉटेड, जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ये कैंडिडेट्स आते हैं राउंड 2 में। इसके अलावा और कौन आता है? जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया है, जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया है ये लोग भी राउंड 2 में आते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने ज्वाइन किया था और अपग्रेडेशन के लिए दिया था, ज्वाइन किया था और अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है, ये तीनों लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। अभी तक में सबकी सिक्योरिटी मनी सेफ है। 10,000 रुपये या 5,000 रुपये जो भी आपने दिया वो सिक्योरिटी मनी सेफ है, उसका आपको कोई लॉस नहीं झेलना है। इसके बाद फिर जब आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हो, राउंड 2 में आप फिर से चॉइस फिलिंग करते हो। तो राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आपको फिर से दो चांसेस है, या तो अलॉट होगा, ठीक है, या तो नॉट अलॉटेड, यही होगा, अलॉट या नॉट अलॉटेड। अब ये किसको हो सकता है? जिसको फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ तो हो सकता है इसको यहाँ पे अलॉट हो जाए, जिसको फर्स्ट राउंड में जिसने फ्री एग्जिट लिया था उसको भी अलॉट हो जाएगा, पूरे चांसेस है। और जिसने ज्वाइन करके अपग्रेडेशन के लिए दिया था, हो सकता है उसका कॉलेज अपग्रेड हो जाए। अगर अपग्रेड नहीं होता है तो जो आपका कॉलेज ऑलरेडी था उसी कॉलेज में आपकी सीट सेफली रहेगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबको ध्यान देनी है कि जब भी आप अपग्रेडेशन के लिए चॉइस फिलिंग करते हो, जब भी अपग्रेडेशन के लिए चॉइस फिलिंग करते हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, लास्ट ईयर कई बच्चे इसकी गलती करते हैं, सेम गलती करते हैं। तो जब आप अपग्रेडेशन के लिए चॉइस फिलिंग करते हैं, ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है कि ज्वाइन आपने जो कॉलेज किया है, मान लो किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड में उसने दिल्ली में उसको NDMC मिल गया था, ऑल इंडिया कोटा से फर्स्ट राउंड में उसको NDMC मिल गया था। 1700, 1800, 1900 इसकी ऑल इंडिया रैंक थी, मान लेते हैं इसकी ऑल इंडिया रैंक 1700 थी जनरल कैटेगरी में। फर्स्ट राउंड में इस बच्चे को NDMC मिल गया ऑल इंडिया कोटा से। अब इस बच्चे ने कॉलेज में जाके ज्वाइन कर लिया, एडमिशन ले लिया और अपग्रेडेशन के लिए चला गया। तो जब अपग्रेडेशन के लिए आप जाओगे बेटा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपग्रेडेशन के लिए जो आपको चॉइस फिलिंग करनी है राउंड 2 से पहले, उसमें आपको NDMC छोड़ के, NDMC को छोड़ के इसके ऊपर के सारे कॉलेजेस डालने हैं। जैसे आप एम्स दिल्ली डाल सकते हो, मौलाना आजाद डाल सकते हो, आप सेठ GS डाल सकते हो मुंबई में, ठीक है, आप एम्स डाल सकते हो, कोई और भुवनेश्वर हो गया, भटिंडा हो गया, ठीक है, या उड़ीसा हो गया, रायपुर हो गया, ठीक है, जो भी आपको एम्स डालना है वो एम्स डाल सकते हो, एम्स पटना डाल सकते हो। इसके बाद आप दिल्ली के बाकी कॉलेजेस डाल सकते हो, VMMC डाल सकते हो, ठीक है, मतलब जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी आप उन कॉलेजेस को डालोगे, लेकिन NDMC को दोबारा वहाँ पर नहीं डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। NDMC आपको ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, तो आपको NDMC के ऊपर के रैंकिंग की जो जो कॉलेजेस आपको लगते हैं कि आप वहाँ जा सकते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो उन कॉलेजेस को आप वहाँ पे फिल कर दोगे, NDMC को फिल नहीं करोगे। और उन कॉलेजेस में से अगर कोई कॉलेज आपको सीट खाली होती है, अगर ऊपर जाता है तो आपको अलॉट हो जाएगा। ऐसे में
अगर नहीं अलॉट होता है कोई उनमें से कॉलेज जो आपने चॉइस फिलिंग किया है, तो ऑलरेडी आपकी एनडीएमसी में जो आपने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन किया था वो सीट आपके पास रहेगी। लेकिन अगर आप एनडीएमसी भी उस लिस्ट में इंक्लूड कर देते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप एनडीएमसी भी इस लिस्ट में इंक्लूड कर देते हो और अगर आपके रिजल्ट में आपको एनडीएमसी अलॉट हो गया है फिर से, इसका मतलब आपको कॉलेज दोबारा जाना पड़ेगा, सारी की सारी एडमिशन की प्रोसेस को फिर से पूरा करना पड़ेगा। आपको 2 बार एडमिशन लेना पड़ेगा सेम कॉलेज में, पुराना एडमिशन कैंसिल करवा के नया एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉलेज री अलॉट हुआ है। री अलॉटमेंट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। तो काउंसलिंग में ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, उनको दोबारा से कॉलेज विजिट करना पड़ता है जाके काउंसलिंग अपनी इस मिस्टेक को सुधारने के लिए। तो ये चीज़ आपको समझना है कि आप जब भी अपग्रेडेशन करोगे तो अपग्रेडेशन में आपको जो कॉलेज आपको ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया था उसको फिल नहीं करना है चॉइस फिलिंग में। तो यहाँ तक पूरी बात हो गई राउंड 2 की, कि आपको राउंड 2 में एक हो सकता है अलॉटेड या नॉट अलॉटेड। नॉट अलॉटेड वाले कंडीशन में आप ऑटोमेटिकली मॉपअप के लिए एलिजिबल हो, मॉपअप राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर से मॉपअप राउंड में मूव कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अलॉट हो गया है तो आपके सामने कंडीशन है कि आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो जो आपने यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट दिया है ना, ये जो आपसे सिक्योरिटी ली गई है, एक सेकेंड, ये जो आपसे सिक्योरिटी ली गई थी स्टार्टिंग में राउंड 1 के 5,000 और 10,000 रुपये, तो ये सिक्योरिटी मनी का लॉस आपको तब होगा, सिक्योरिटी मनी आपसे फोरफिट तब होगी जब राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो जाने के बाद आप एडमिशन ना लो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफिट हो जाएगी। मॉपअप में सिर्फ वही लोग एलिजिबल होते हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या अलॉट होने के बावजूद उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, या अगर कॉलेज ज्वाइन कर लिया था तो मॉपअप राउंड के स्टार्ट होने से पहले तक एडमिशन को कैंसिल करवा दिया। ध्यान से सुनना, मॉपअप राउंड में कौन कौन एलिजिबल होता है, ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड में कौन कौन एलिजिबल होता है। अगर ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करवा रहा है 3 तरह के लोग, जिनको राउंड 2 तक कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, जिनको राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ था बट उन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। और तीसरे कौन से हैं, तीसरे वो हैं जिनको राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ था, कॉलेज में उन्होंने एडमिशन भी ले लिया, लेकिन राउंड 2 के स्टार्ट होने से पहले उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल भी करवा दिया। तो ऐसे में उनकी ट्यूशन फीस का भी 10% डिडक्ट होकर उनको वापस मिलता है और 10,000 का लॉस तो होता ही है। तो इतने तरह के लोग, मतलब 3 कैटेगरी के लोग मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की खास बात यह है कि राउंड 1 में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलता है, राउंड 2 में भी आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इन दोनों राउंड से पहले आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का मौका सिर्फ मॉपअप राउंड में मिलेगा। मतलब जो मॉपअप राउंड में मैंने चॉइस फिलिंग बना दी, वही चॉइस फिलिंग आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऑटोमेटिकली कंटिन्यू कर दी जाती है, यहाँ पे चेंजेस करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये काउंसलिंग के कुछ बेसिक और माइनर, जिनको हम बोलते हैं प्रोसेसेस हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हो सकते हैं उन सबको मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। आज के हमारे वीडियो का एम ये है कि हम ये जानें कि हाउ टू मूव बिटवीन AIQ एंड स्टेट काउंसलिंग। AIQ और स्टेट कोटा काउंसलिंग के बीच में अगर हमें साइमल्टेनियसली पैरेलली मूव करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ तक अगर आप ऑल इंडिया कोटा की सारी काउंसलिंग को, सारी टेक्निकलिटीज़ को समझ गए हो, तो थोड़ा सा स्टेट की काउंसलिंग को अगर हम समझने की कोशिश करें, मान लेते हैं ये स्टेट का राउंड 1 है, राउंड 2 और मॉपअप राउंड है, ठीक है। हर एक स्टेट का भी अपना एक फिक्स सिक्योरिटी अमाउंट होता है। उत्तर प्रदेश में 30,000 होता है, किसी स्टेट में अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिक्योरिटी अमाउंट होता है, किन्हीं स्टेट्स में नहीं होता है, ठीक है। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा वंस यू ज्वाइन। अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेते हो तो हम आपको बताएंगे। साथ ही आप अपनी DGME की जो स्टेट की वेबसाइट है वहाँ से भी चेक कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है उसमें। जो भी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट होगी राउंड 1 में ही आपसे ले ली जाती है। राउंड 1 से पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होता था बेटा फ्री एग्जिट, कहाँ गया फ्री एग्जिट, लेकिन स्टेट काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट नहीं होता है। ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड होता है फ्री एग्जिट, लेकिन स्टेट कोटा काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट नहीं होता है, और इसी वजह से दिक्कत होती है। तो अगर स्टेट के फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो आप अगर उस कॉलेज को छोड़ते हो तो फिर आपको 30,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 15,000 रुपये का जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है उसको आपको सीधे सीधे लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में किस तरह से हम ऐसा अपना एक प्रोसेस बनाएं, किस तरह से उसको स्ट्रैटेजिकली हम लोग प्लान करें ताकि हम सारी काउंसलिंग को एक साथ पैरेलली ज़्यादा दूर तक जा सकें और बेटर कॉलेज उठा सकें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि राउंड 1 का जो AIQ का राउंड 1 हम इसमें पार्टिसिपेट करें,
पार्टिसिपेट करने के बाद हमें जो भी चॉइसेस चाहिए हम वो सारी चॉइसेस को फिल कर दें, प्रेफरेंस ऑर्डर बना दें। अगर हमें कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो हम उसको ज्वाइन ना करें, बल्कि हम वहाँ पे फ्री एग्जिट ले लें। क्या करें? फ्री एग्जिट ले लें। फ्री एग्जिट लेने से फ़ायदा ये होगा कि हम AIQ के राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और स्टेट के राउंड 1 के लिए एलिजिबल हैं। अब स्टेट के राउंड 1 में हम पार्टिसिपेट करेंगे, सिक्योरिटी अमाउंट पे करेंगे, जो भी सारी चीज़ें होंगी। अब मान लो स्टेट के राउंड 1 में स्टार्टिंग के टॉप के स्टेट के 5 कॉलेजेस हैं। आपको पता है आपको इन टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन होने के चांसेस हैं, लेकिन राउंड 2 तक चांसेस हैं। ध्यान से सुनना, आपको पता है कि आपको राउंड 2 तक इनमें एडमिशन मिलने के चांसेस है टॉप के 5 कॉलेजेस में, नीचे के कॉलेजेस में नहीं है। मान लो अगर ये KGMC है या यूपी का अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, KGMC हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, फिर आपका GSEM हो गया, इलाहाबाद हो गया, और फिर उसके बाद आपका झांसी हो गया। मान लेते हैं 5 कॉलेजेस। छठवें पे मान लो BRD गोरखपुर है। तो अब मान लो आपको इतना पता है, कॉलेज का डेटा देख के आपके पास एनालिसिस है, डेटा आपको देखना है तो नीट शास्त्र का ऐप डाउनलोड करिए, सारा का सारा डेटा फ्री में वहाँ पे अवेलेबल है। स्टेट के लिए अलग से स्टेट मेरिट लिस्ट बनती है सारे स्टेट्स में, तो वहाँ का आपको इतना डिटेल में आपको बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि मुझे और चांसेस है कि फर्स्ट राउंड में मुझे गोरखपुर अलॉट हो जाएगा, लेकिन सेकंड राउंड तक जाते जाते हो सकता है मुझे झांसी मिल जाए या फिर मुझे मोतीलाल मिल जाए। ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में मुझे गोरखपुर मिलेगा और सेकंड राउंड तक मुझे मोतीलाल मिलने के चांसेस हैं। लेकिन मुझे AIQ के राउंड 2 में भी जाना है, AIQ काउंसलिंग में मुझे भोपाल में या फिर इंदौर में या फिर गजरा राजा जबलपुर में, मतलब ग्वालियर में कोई भी कॉलेज मुझे AIQ के राउंड 2 से भी मुझे देखना है कि मेरी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। मुझे देखना है कि ऑल इंडिया कोटा में मुझे महाराष्ट्र के कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो उसका अंदाजा हमें AIQ के राउंड 1 से बनेगा। AIQ के राउंड 1 में हम सारे कॉलेजेस को फिल करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, फ्री एग्जिट ले लेंगे, फिर राउंड 2 में ऑलरेडी एलिजिबल हो गए। यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि जब हम स्टेट के राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो हम यहाँ पे सिर्फ जो टॉप के कॉलेजेस हैं, जहाँ तक हमें पता है कि हमारे चांसेस नहीं बनेंगे, ठीक है, अगर बनेंगे भी तो राउंड 2 में बनेंगे, राउंड 1 में वहाँ पे चांसेस नहीं बनेंगे, तो आप सिर्फ उतने कॉलेजेस को फिल करो जहाँ तक आपको एडमिशन लेना भी है, आपके लिए फेवरेबल भी है, और आपको पता है कि राउंड 2 में ही चांसेस बनेंगे, राउंड 1 में चांसेस बनेंगे नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको ये कॉलेज राउंड 1 में अलॉट होंगे नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको ये कॉलेजेस राउंड 1 में अलॉट होंगे नहीं, और साथ में आप स्टेट के राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल हो गए। कोई आपको सिक्योरिटी मनी का लॉस नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आप राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल हो गए, स्टेट के लिए भी, और AIQ के राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल हो गए। अब यहाँ पे आपको स्मार्टली किस तरह से डिसाइड करना है कि हमें पता है कि अगर मान लो हमारी रैंक पे हमें यहाँ पे तो अलॉटमेंट नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो साथ वाले बच्चे थे, आसपास की जो रैंक के बच्चे थे, उनको BRD मिल चुका था। अगर मान लेते एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्योंकि सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं, इसीलिए पर्सनलाइज काउंसलर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पे किसी एक बच्चे को मान लेते हैं हमारी रैंक के आसपास ये कॉलेज अलॉट हुआ है, तो हमें पता है सेकंड राउंड तक अपग्रेड होकर थोड़े अच्छे कॉलेजेस के चांसेस रहेंगे, तो मुझे पता है कि स्टेट के राउंड 2 में मुझे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन नहीं है। और AIQ के राउंड 1 का जो रिजल्ट आता है, AIQ से हमने फ्री एग्जिट ले लिया, तो AIQ के राउंड 1 के रिजल्ट से भी हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि AIQ के राउंड 2 में मुझे कौन से कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो अब मेरे पास दोनों ऑप्शन है, AIQ के राउंड 2 में कौन कौन से कॉलेजेस मिलने का ऑप्शन है मुझे पता है, और स्टेट के राउंड 2 में कौन कौन से कॉलेजेस मिलने का ऑप्शन है वो भी मुझे पता है। अब इन दोनों स्टेट के जो कॉलेजेस हैं और ऑल इंडिया कोटा के जो कॉलेजेस हैं, इनमें आप कंपैरिजन करो, कॉलेजेस के बारे में डिटेल में स्टडी करो, और जिस भी राउंड में पार्टिसिपेट करना, अगर AIQ से कॉलेज लेना है तो AIQ से कॉलेज ले लो, या स्टेट से कॉलेज लेना है तो स्टेट से कॉलेज ले लो। इस तरह से स्मार्टली आप यहाँ तक अपनी काउंसलिंग को जो है क्लोज कर दो। ना आपको AIQ के मॉपअप में जाने की ज़रूरत है, ना स्टेट के मॉपअप में जाने की ज़रूरत है, अनलेस एंड अनटिल आपकी जो रैंक है वो ठीक ठाक है, मतलब 5000 से लेके 15000 रैंक तक, अगर आपकी 15000 AIQ ऑल इंडिया कोटा में आपकी ऑल इंडिया रैंक 15000 तक है, 5000 से लेके 15000 तक में है, ठीक है, अगर इस रैंक विथ में हो तो आप सेकंड राउंड तक, ऑल इंडिया के सेकंड राउंड तक या स्टेट के सेकंड राउंड तक आप अपनी काउंसलिंग को क्लोज करवा दो। सबसे बेटर यही होता है। 15000 के बाद वाले बच्चे रिस्क लेना चाहते हैं तो AIQ के मॉपअप में भी जा सकते हैं और स्टेट के मॉपअप में भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये था एक तरीका, देखो ये सिर्फ एक तरीका है जो मैंने डेवलप किया है विथ एक्सपीरियंस, जो मुझे एक समझ में आया है कि इस तरह से हम सिस्टम में जो रूल्स हैं उनके बीच से किस तरह से हम नेविगेट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 5000 से अंदर वाले बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा अलग प्लान होता है, अगर 15000 से ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक है तो उनके लिए थोड़ा सा अलग चीज़ें डेवलप करते हैं। ये एक बेसिक तरीका है जिस वजह से आप समझ सकते हो कि एनालिसिस जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है
यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब AIQ के राउंड 1 में आपने कोई भी कॉलेजेस की लिस्ट भर दी, आपको ज्वाइन करना ही नहीं है, इस बात को आपको दिमाग में रख लेना है। राउंड 1 के टाइम पे स्टेट के आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और AIQ राउंड 2 और स्टेट के राउंड 2 में, इन दोनों राउंड्स के बीच में आपको कहीं ना कहीं कॉलेज ले लेना है। ये एक पूरा प्रोसेस है। अगर काउंसलिंग, यहाँ पे मैंने आपको पहले सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के काउंसलिंग के रूल्स को और उनके बीच में क्या डिफरेंस उसको एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्या आपका एक प्लान हो सकता है ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग के बीच में मूव करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। अगर एंड तक इस वीडियो को आपने देखा, इसका मतलब आप काउंसलिंग को लेके आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो अब आपके पास कंप्लीट हो चुकी है, और आप डेडिकेटेड हो काउंसलिंग को समझने के लिए, अपनी काउंसलिंग के लिए आप सीरियस हो। तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबको जो लंबी वीडियोस को देखते हैं, लास्ट तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और अपने लिए बेटर डिसीजन लेते हैं। तो जो भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप, ऐप पे सारा का सारा डेटा फ्री में अवेलेबल है, जहां से आप कंपेयर कर सकते हो कि राउंड 2 और स्टेट के राउंड 2 में, या इवन फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर की हर एक कैटेगरी वाइज और हर एक कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ गई थी। ऐप पे जाओ, बहुत ब्यूटीफुली और बहुत अच्छे तरीके से डेटा सिंप्लीफाइड वे में हमने आपको दिया है। सिंप्लीफाइड डेटा इस वजह से है क्योंकि अगर आप किसी कॉलेज का डेटा देख रहे हो तो जनरल कैटेगरी के अगर आप हो तो आपको जनरल कैटेगरी का डेटा एक साथ मिलेगा, OBC का एक साथ, EWS का एक साथ, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक कॉलेज का अगर आप सारा डेटा एक बार देखने लगते हो तो कन्फ्यूजन बढ़ता है, तो सिंप्लीफाइड तरीके से डाटा आपको ऐप पे मिल जाएगा, उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। साथ ही में अगर पर्सनलाइज काउंसलिंग सर्विस चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरी टीम से जुड़ना चाहते हो, तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। पिछले 5 सालों से लगातार नीट काउंसलिंग बच्चों को हेल्प करते आया और आगे भी करते रहेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग।